नमस्कार एमपी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, आज सोमवार का दिन है और नमस्कार एमपी कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ श्वेता। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं खास आपके लिए। जी हाँ दर्शकों, ये कार्यक्रम सजा होता है कई तरह के रंगों से। इसमें हम विशेषज्ञों को बुलाकर कुछ खास विषयों पर चर्चा करते हैं, साथ ही आपको विचार, इतिहास और बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराते हैं और सुनवाते हैं कोई प्यारा सा भजन या गीत, और कार्यक्रम को आपके घर तक लेकर आते हैं जिससे आप हमसे जुड़ सके। जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि आप जुड़ सके, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। यहाँ पर हम टेलीविजन स्क्रीन पर आपको हमारे फ़ोन नंबर्स दिखा रहे हैं। सजीव फोन इन कार्यक्रम है, आप सीधे बातचीत कर सकते हैं मुझसे और हमारे विशेषज्ञों से, कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। भोपाल के एसटीडी कोड 0755 के साथ आपको डायल करना होगा 2660049। इसके अलावा दर्शकों, हमारे पास एक टोल फ्री नंबर है आपके लिए, यानी कि एक शुल्क रहित नंबर। इस पर कोई भी शुल्क लागू नहीं किया जाएगा। 1800-233-0040। ये दोनों ही नंबर अगले 1 घंटे तक खास आपके लिए ओपन है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कार्यक्रम नमस्कार एमपी का हिस्सा बन सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज एक बहुत ही पावन दिन है। जी हाँ, आज सोमवार का दिन तो है ही है, साथ ही साथ आज गुरु पूर्णिमा है। तो आज का कार्यक्रम सजा हुआ है गुरु पूर्णिमा से, और साथ ही साथ कुछ खास विषयों पर चर्चा होगी, कुछ खास मुद्दों पर चर्चा होगी। तो आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं कि आज की तिथि क्या है। आज की तिथि है विक्रम संवत 2080 के आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मना रहे हैं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज जिन भी दर्शकों का जन्मदिन है, उन्हें मेरी तरफ से, दूरदर्शन परिवार की तरफ से जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अब हम बात करेंगे इतिहास की। जी हाँ, क्योंकि इतिहास जान लेना हमारे लिए बेहद आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी। तो आइए चलते हैं इतिहास की ओर और देखते हैं कि आज के दिन क्या कुछ घटित हुआ था इतिहास में। तो आइए आपको बता रहे हैं आज का इतिहास। सन 1760 मराठा सेना ने दिल्ली पर आज ही के दिन कब्जा किया था। इसके बाद आपको बता रहे हैं 1879 के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के को आज ही के दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। आप उनका चित्र देख पा रहे हैं। सन 1979 कोलकाता में दूसरे हावड़ा पुल के नाम से मशहूर विद्यासागर सेतु का निर्माण शुरू हुआ था, और यह आपको एक बहुत ही पुराना चित्र हम हावड़ा ब्रिज का दिखा रहे हैं। इसके बाद सन 1897 भारत की प्रसिद्ध समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद हंसा मेहता का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और सन 1996 हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का आज ही के दिन निधन हुआ था। तो ये था हमारा आज का इतिहास। हमने जाना कि इतिहास में क्या कुछ खास हुआ था। और दर्शकों, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि हम बहुत सारे विभिन्न चीज़ों को लेकर आपके सामने आते हैं और आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं, आपसे परिचय करवाते हैं। तो ऐसा ही हमारा एक आज का विचार है, जिसके बलबूते पर हम आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का ये सकारात्मक विचार। गुरु को पारस जानिए, लोह को करे स्वर्ण, शिष्य और गुरु जगत में दो ही है वर्ण। जी हाँ दर्शकों, ये हमारा आज का विचार, और विचार में छुपा हुआ है बहुत सारा ज्ञान कि अगर इस धरती पर जानने के लिए, समझने के लिए और जीने के लिए 2 वर्ण हैं, तो वो है एक शिष्य और दूसरे हमारे गुरु। क्योंकि गुरु के बिना हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है, और जब तक हमारे जीवन में ज्ञान नहीं होगा, हम इस धरती को, इस पृथ्वी को और इस संसार को समझ नहीं पाएंगे। गुरु वो प्रकाश पुंज है जो हमारे जीवन में स्वर्णिम उजेला लेकर आता है, और यही उजाला हमारे जीवन को सजा देता है कई तरह के रंगों से। तो हमें आज हमारे गुरु को याद करके, उन्हें प्रणाम करके, उनका शत शत धन्यवाद करना चाहिए कि इस जीवन में आप हमारे मार्गदर्शक बन के आए। और एक बात और दर्शकों, गुरु किसी भी रूप में आपको मिल सकता है। हो सकता है कि वो आपकी माता हो सकता है कि वो आपके पिता हो सकता है कि वो आपके स्कूल के टीचर, जो आपको जीवन में ज्ञान से परिचय कराएं, आपको अच्छे बुरे की परख बताएं और आपको जीवन जीने की कला सिखाएं, वो आपके गुरु हो सकते हैं। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आपको मिलवा देते हैं हमारे विशेषज्ञों से। आज हमारे साथ पंडित आशीष कुमार चतुर्वेदी जी हैं, उनका स्वागत करते हैं। वो आज हमसे बातचीत करने वाले हैं इस विषय पर, हमें बताने वाले हैं कि गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है और साथ ही
कल से सावन माह भी प्रारंभ हो रहा है, तो सावन के महत्व पर भी गुरुजी से कुछ ज्ञान हम भी लेंगे। तो आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। नमस्ते जी। साथ ही हमारे साथ हैं श्री कृष्ण कुमार शास्त्री जी, आप MSME अवॉर्डी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। जी, शास्त्री जी को हाल ही में MSME अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उनसे जानेंगे कि क्या होता है स्टार्टअप और कैसे शुरुआत की उन्होंने अपनी इंडस्ट्री की। अगर आप भी इन दोनों ही विषय में कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई प्रश्न करना चाहते हैं, तो आप सीधे फोन लगा सकते हैं स्टूडियो के फोन लाइंस पर, और आशीष कुमार जी और कृष्ण कुमार शास्त्री जी हमारे साथ हैं, आप उनसे सीधे रूप से बातचीत कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम में आशीष जी से प्रश्न पूछते हैं कि आशीष जी, चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि चतुर्मास क्या है। जैसा कि आपने मेरे से पूछा है चतुर्मास क्या है, तो अगर हम बात करते हैं चतुर्मास की, तो उसके नाम से ही प्रतिपादित हो रहा है 4 महीनों का ऐसा दिवस जिसमें हम धर्म, अनुष्ठान, यज्ञ, तपस्या करके और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्मास एक ऐसा विशेष दिन होता है जिसमें अगर हम बात करें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की, तो जो हमारे पालनकर्ता विष्णु जी हैं वो क्षीर सागर में जाकर के विश्राम करते हैं, और इस समय भगवान शंकर इस पूरे संसार का भार अपने ऊपर लेकर के रखते हैं। इसलिए ये जो चतुर्मास है, 4 महीने तक भगवान शंकर की पूजा अर्चना करना चाहिए, और पूजा अर्चना करने के बाद जो मन चाहा वरदान हम चाहते हैं वो वरदान हमें परमात्मा दे, ऐसा विचार करके इस महीने में हमें खूब अनुष्ठान, खूब पूजा पाठ करना चाहिए। जी, अगर मैं जानना चाहूँ कि चतुर्मास का महत्व, तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? चतुर्मास में जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे हम धार्मिक कार्य करें, चाहे हम अपने लिए करें, सारा कार्य परमात्मा को अर्पित करके यदि हम करते हैं, तो परमात्मा इस चतुर्मास में उस कर्म का अनंत गुना फल देते हैं। जी, और जैसा कि आशीष जी, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व भी है, और ये पावन पर्व बहुत ही शुभ घड़ी लेकर आता है। आज के दिन के विषय में आप क्या कहेंगे? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जो भी हमारे सम्मुख शास्त्र हैं, महापुराण हैं, इन सभी की रचना करने वाले जो वेदव्यास जी हैं, आज उनकी जन्म तिथि के रूप में मनाई जाती है, और इस तिथि को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी माना जाता है। अगर हम देखें तो इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे वेद, महापुराण जिन्होंने रचना की है, हमको ज्ञान दिया है, आज उन्हीं की याद में हम इस पूर्णिमा को मना रहे हैं, और उन्हीं ऐसे गुरुओं के चरणों में हम सत सत नमन भी कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि गुरु के माध्यम से हम जीवन जीने की कला सीखते हैं, और आज हमारे साथ हमारे दूसरे विषय विशेषज्ञ भी हैं, तो आइए उनसे सीखते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल करा। कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। शास्त्री जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आप MSME अवॉर्डी हैं, तो सबसे पहले तो हमें बताइए कि आपके जीवन का क्या अनुभव रहा और कितने वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं? पिछले 2015 से मैंने अपनी यूनिट शुरू करी थी, और इस यूनिट को शुरू ये सोच के किया था कि काम करना है तो अच्छा करना है, और बीइंग मध्य प्रदेश का होने के नाते ये सोचा था कि मध्य प्रदेश का नाम ऐसा ऊंचा करूं अपने फील्ड में कि लोग मिसाल दें कि देखो मध्य प्रदेश में एक मैन्युफैक्चरर, एक MSME यूनिट ऐसी है। तो मैंने अपनी यूनिट शुरू करी, और दिल से काम करने की चाहत थी बचपन से, मैंने काम शुरू किया। बेसिकली मैं नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, कॉमर्स साइड से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन बचपन से यही था कि पंखा ख़राब हुआ तो क्यों होता है, उसे खोल लेना, होता ख़राब है उसे ओवरऑल ठीक कराना ही पड़ता है। तो मैंने कहा इसको खोल के देखें। हम धीरे धीरे करते गए, समझ में आया कि बेरिंग ख़राब है, उसको रिपेयर किया, पंखा फिट किया, चालू किया, ठीक हो गया। धीरे धीरे करते करते रुझान टेक्निकल साइड बढ़ता गया मेरा, और उसको देख के मैंने सोचा कि एक MSME यूनिट स्टार्टअप करूं मैं। मुझे उसमें गवर्नमेंट से काफ़ी सपोर्ट्स मिली। मैंने लोन लिया, मेरे पास इतना फ़ंड नहीं था, मैंने लोन लिया। लोन मुझे बड़ा इजीली अवेलेबल हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बड़ी अच्छी थी। लोन लेके मैंने फैक्ट्री का स्टार्टअप शुरू किया। मैंने टीम इकट्ठी करी, मेरे पास स्किल्ड वर्कर थे लेकिन अनएजुकेटेड थे, और जहाँ यूनिट शुरू किए वो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, तो उस एरिया में मैंने कोशिश की कि एक अच्छा स्टार्टअप दिल से काम करने की चाहत के साथ शुरू किया, और आज इस मुकाम पर पहुंचा कि पहले गोल मेरा ये था कि मध्य प्रदेश का होने के नाते
और भोपाल में यूनिट है मेरी, तो भोपाल का सेटअप जो है मैक्सिमम मेरे हाथ में होना चाहिए। इसके बाद मैं भोपाल के बाहर काम करूं, तो ऊपर वाले ने मेरी मदद करी और मेरे मतलब इस अवार्ड को लेने के लिए भी मेरी एंटायर टीम को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने दिल से मेहनत करके मेरे को इस मुकाम पर पहुंचाया। मेरी मेहनत तो है ही, साथ में उन्हीं की है। ये करते करते स्टार्टअप शुरू हुआ और धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस होती चली गई और नतीजा आज सामने है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि धीरे धीरे मेहनत करके आज हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं परिणाम के साथ, और दर्शकों आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कृष्ण कुमार जी को अवार्ड दे रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हाल ही में 19 तारीख को जो है शास्त्री जी को MSME अवार्ड से सम्मानित किया गया। माननीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी और MSME मंत्री श्री सकलेचा जी भी साथ में आपको नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके भविष्य के लिए और इस अवार्ड के लिए कृष्ण जी। और साथ ही मैं आपको बता दूं दर्शकों कि कृष्ण कुमार शास्त्री जी मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं। सर्जिकल इक्विपमेंट्स की उनकी एक यूनिट है जिसका स्टार्टअप उन्होंने शुरू करा और आज परिणाम आपके सामने है कि हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जैसे अपनी वार्तालाप में हमें बताया कि आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप इतने ज्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड में कैसे एंटर हुए, हमारे दर्शकों को बताएं। मैडम वही जैसा कि मैंने बताया पूर्व में कि शुरू से इंटरेस्ट एक डेवलप हुआ मेरा कि कोई चीज़ खराब होती तो क्यों होती है जी। तो कॉमर्स तो मेरी एजुकेशन रही, लेकिन बचपन से टेक्निकल एक कहा जाए कि कुछ गुण मुझ में थे, तो मैंने कहा कि इसको क्यों ना कैश किया जाए। फिर मैंने अपनी यूनिट प्लान की और मैंने एक चीज़ पे और फोकस किया कि मैं कस्टमाइज काम करूं, क्योंकि स्टैंडर्ड तो ऑलमोस्ट सभी बड़ी कंपनीज करती है। जैसे किसी को कस्टमाइज कराना है लेंथ, विड्थ, हाइट और डिजाइन्स में, तो हमने कोशिश करी, तो उसका परिणाम मुझे काफी अच्छा मिला। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने कस्टमाइजेशन की बात की, जैसे कि आपने कहा कि लेंथ, हाइट हम जो है अपने हिसाब से या लोगों के मन मर्जी के मुताबिक चीजों को तब्दील करके देते हैं, तो इसका कोई उदाहरण आप हमें बताएं कि मेडिकल इक्विपमेंट्स तो ढेर सारे होते हैं, हमारे दर्शक इस बात को कैसे समझेंगे? मेडिकल इक्विपमेंट्स तो बहुत होते हैं, कंपनियां भी बहुत हैं मैम, लेकिन कस्टमाइज काम करने वाले लोग कम है। अगर कस्टमर के यहाँ डिमांड है कि सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, एक आईसीयू है, हॉस्पिटल में 10 बेड का आईसीयू प्लान किया उन्होंने, और उस 10 बेड की जगह अगर वो थोड़ा सा विड्थ को कॉम्प्रोमाइज कर लें और 10 की जगह अगर 11 आ जाता है, तो एक पेशेंट को एडिशनल बेनिफिट मिलता है कि हम 10 पेशेंट की जगह 11 पेशेंट को देख सकते हैं। एक ये हुआ, और लेंथ, विड्थ, हाइट कॉम्प्रोमाइज करने से एक बेड बढ़ा, बेड से एक पेशेंट बढ़ा, तो एक उपचार की जो प्रक्रिया थी वो 10 की जगह 11 लोगों को मिली। तो एक प्लस में हमारे पास पेशेंट मिला जो रिकवर कर गया। तो हमारा मेन एम यही था कि कस्टमाइजेशन अननेसरी वेस्टेज ऑफ स्पेस का बचाते हुए यूटिलाइजेशन किया जाए, तो ये करके फिर हमने और जैसे कि शास्त्री जी आपने कहा कि किसी पेशेंट ने या पेशेंट की फैमिली ने आपको ये कहा कि हमें बेड इस तरीके का चाहिए, तो आपने उसकी लेंथ बढ़ा दी, घटा दी, इस विषय में कुछ बताएं। इसमें भी मैंने काफी काम किया है। एक पेशेंट मेरे पास वहाँ गाँव से थे जी, फैक्ट्री के नजदीक एक खरबई जगह है, वहाँ से एक पेशेंट आए, उनको किसी ने बताया कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी यहीं पे है, आप जाके एक बार मिलो। यूनिट पे आए, उन्होंने मुझे अपनी पीड़ा बताई कि साहब मैं जो है चला जाता हूँ ड्यूटी पे, मदर मेरी अकेली हैं और अटेंडेंट कोई है नहीं, फादर भी ओल्ड एज है, क्या करूँ, उन्हें हेड से लिफ्ट करना है। तो मैंने डिज़ाइन किया, बेड हेड लिफ्ट हुआ। फिर बोले सर आप एक काम और कर सकते हो। मैंने कहा बताइए। बोले सर मेरे को अगर आप इसमें एक कमोड का प्रोविज़न दे दें तो मदर को लिफ्ट करना बच जाएगा, वापस ले जाना और बिठाना भी रिस्की है। तो मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। मैंने कोशिश की और एट पार हुआ। मैंने उन्हें बेड में कमोड लगा के दिया और एट द नॉमिनल कॉस्ट। तो वो उन्होंने मतलब काफ़ी अप्रिशिएट किया और स्टिल दे आर यूजिंग माई बेड। जी, इस बात पे तो मुझे यही कहना होगा कि आपका रचनात्मक और सृजनात्मक मस्तिष्क जो है पूर्ण रूप से काम कर रहा है, क्योंकि रचनात्मकता ही नजर आ रही है आपके काम में। और जैसे कि आपने बताया कि आप बचपन से ही जिज्ञासु रहे हैं और कॉमर्स विषय से पढ़ाई करने के साथ साथ मुझे लगता है कि आप इंजीनियरिंग विषय अपने आप ही पढ़ते चले गए और आज इसका परिणाम हम सबके सामने है। आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हम चतुर्मास पर बात कर रहे हैं, गुरु पूर्णिमा पर बात कर रहे हैं और सावन माह के महत्व पर बात कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि सावन, ये जो चतुर्मास है, ये कब से कब तक रहेगा
और इसके साथ साथ चतुर्मास में क्या क्या करें और क्या ना करें? चतुर्मास में हमें विशेष रूप से सबसे पहले तो ये जानना है कि चतुर्मास कब से शुरू होकर के कब इसका समापन होगा जी। तो अगर हम बात करें जो बीत गया, अभी आपने देखा होगा कि देवशयनी एकादशी अभी जो 29 तारीख को थी, 29 जून को देवशयनी एकादशी थी। उस एकादशी से आरंभ होकर के और जो नवंबर माह में देव उठनी एकादशी होती है वहां तक का ये जो संपूर्ण काल होता है, इस काल को हम बोलते हैं चतुर्मास काल। और इस चतुर्मास में विशेष रूप से माना जाता है कि भगवान जब अपने विश्राम अवस्था में होते हैं और विश्राम अवस्था में उनकी हम भलाई के लिए, उनकी हम पूजा अर्चना तपस्या को प्राप्त करने के लिए, उनके परिणामों को प्राप्त करने के लिए, फल को प्राप्त करने के लिए हम लगातार जब पूजा अर्चना करते हैं तो परमात्मा को भी लगता है कि बाकी समय में हमने अपने इस समाज की, अपने इस प्रजा की सेवा की है, आज मेरी ये सेवा कर रहे हैं, और ये भावना को लेकर के परमात्मा बहुत प्रसन्नचित होते हैं। और प्रसन्नचित होकर के इस समय जो भी कार्य धर्म के लिए किया जाता है, जो भी कार्य हम अपनी तपस्या को बढ़ाने के लिए करते हैं, उसका अनंत गुना फल मिलने लगता है। मैम जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई। और हम सभी अनंत फलों की आशा रखते हैं अपने जीवन में। अगर मैं बात करूं कि चतुर्मास में क्या क्या करना चाहिए, या हमारी दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि साथ ही साथ देखिए सावन का महीना भी लग रहा है, बारिश जो है, वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, बहुत सी चीज़ों में बदलाव होता है, मौसम में बदलाव तो हो ही रहा है, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य में भी बदलाव आता है। तो किस प्रकार का आहार हमें रखना चाहिए, कुछ बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न आपने मैम किया है, क्योंकि आजकल सभी का आहार ही खराब है और आहार खराब होने से विचार खराब हो जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि हम इस चतुर्मास में कम से कम अपने आहार को सुधारें, अपने विचारों को सुधारें, और उसके साथ साथ जो भी जीवन में हमारे नए आयाम आ रहे हैं उनसे मिल करके हम आगे बढ़ें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस चतुर्मास में हमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और वैसे भी परमात्मा बताते हैं कि 3 काल होते हैं जी। एक तो होता है ब्रह्म मुहूर्त का काल, दूसरा होता है जो हम अभिजीत मुहूर्त जो 11:45 से लेकर के 12:15 तक का समय होता है, और तीसरा होता है सांध्य मुहूर्त। इन 3 मुहूर्तों की अगर हम बात करें, और इन मुहूर्तों में परमात्मा का जो चक्रण होता है इस मृत्यु काल में वो होता है। और इस समय जब हम पूजा अर्चना करते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं, परमात्मा हमारी पूजा अनुष्ठान को देखते हैं और देख करके प्रसन्नचित होकर के हम जो फल चाहते हैं परमात्मा से, वो फल हमें प्राप्त कराते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि पहली बात तो ये हो गई कि हमें 3 बार पूजा करना है जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और तीसरी चीज यह है कि अपना आहार विचार कैसे रखना है। तो आहार के लिए संतुलित आहार, संतुलित आहार का मतलब यह है कि हमको फाइबर युक्त खाना खाना है, भोजन करना है, जिससे हमारा पेट खराब ना हो। पेट खराब नहीं होगा तो हमारा पूजा अर्चना में मन लगेगा, और जब पूजा अर्चना में मन लगेगा तभी तो हम परमात्मा की भक्ति को, परमात्मा की शक्ति को प्राप्त करके और जीवन की नैया को आगे बढ़ा पाएंगे। तो बेसिक रूप से अगर हम देखें तो इस समय हमें प्रयास करना चाहिए कि जो ऋतु वाले फल हैं जी, उस फलों को हम ग्रहण करें, उससे हमारा शरीर भी पुष्ट होगा। साथ साथ हम ये ध्यान रखें कि बाहर की तली हुई चीजें न खाएं, ज्यादा मसालेदार चीजें न खाएं, जिससे हमारा मन लगातार पूजा पाठ में लगा रहे, नहीं तो कहीं नींद आएगी, कहीं विचार उल्टे सीधे आने लगेंगे। इसलिए परमात्मा के करीब यदि रहना है तो हमको इस समय बहुत संतुलित, और हो सके हमारे शास्त्रों में तो बताया है कि 1 टाइम का भोजन करें, भूखे रहें। उससे क्या होगा, शरीर भी पुष्ट होगा, अच्छा भी लगेगा और पूजा करने में मन भी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो अगर आप संतुलित भोजन लेंगे, यानी कि आप बैलेंस डाइट लेंगे, तो आपकी जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी, और साथ ही साथ आप अपने दैनिक दिनचर्या के जीवन के कार्यों को भी ठीक तरीके से कर पाएंगे। और बैलेंस डाइट लेना भी आवश्यक है, और क्योंकि अभी वर्षा ऋतु भी आरंभ हो गई है, तो इसमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे कॉलर डॉक्टर प्रदीप साहू जी भोपाल मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार प्रदीप जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। श्रोता आवाज आ रही है क्या? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। अपना प्रश्न। पंडित जी से यह प्रश्न था कि ये चतुर्मास में क्या क्या करना चाहिए। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। चतुर्मास में क्या क्या करना चाहिए? ये देवताओं के शयन का टाइम होता है। हेलो। हाँ, जी बिल्कुल। हाँ, देवताओं के शयन का टाइम होता है। तो जैसा आपने बताया कि शुभ कार्य करना चाहिए, तो जब देवता सो जाते हैं देव उठनी एकादशी तक, तो उनको शुभ काम का पता कैसे चलेगा? पंडित जी थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, आपने शुभ काम करना चाहिए।
दूसरा मेरा कृष्णकांत शास्त्री जी से श्वेता जी, उनको सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि दोस्त तुम वो मत करो जो तुम करना चाहते हो, तुम वो करो जो ऊपर वाला करवाना चाहता है, फिर वो होगा जो तुम चाहते हो, क्योंकि वो उनका कॉमर्स बैकग्राउंड होते हुए भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कॉमर्स बैकग्राउंड होते हुए भी वो आज टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं, और ये वही इशारा होता है उस ईश्वर का, उस प्रकृति का, कि आपके अंदर जो चीज़ विशेषता होती है वो समय के साथ धीरे धीरे बाहर आ जाती है। और जैसे कि हमारे कॉलर प्रदीप जी ने पंडित जी आपसे जानना चाहा है कि ये देवताओं के शयन का समय होता है, तो इस वक्त शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं, और इसके विषय में कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न प्रदीप जी ने किया, और मैं बताना चाहूंगा कि जो 3 देवता मुख्य रूप से माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी। अगर हम बात करें, ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि के रचनाकार हैं, विष्णु जी जो है वो पालनकार हैं, और जो भगवान शंकर है वो बात करें अगर तो प्रहारक हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पालनहार हैं, जब वो पालनहार ही विश्राम में जा चुके हैं, तो उस समय यदि हम देखें शुभ कार्य अगर हम करते हैं, शुभ कार्य करने का मतलब ये कि शादी विवाह हो गया, नए घर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, उस घर में हम प्रवेश करना है, ऐसे कार्यों के लिए हमने मनाही की है। शुभ कार्य में बहुत सारे कार्य आते हैं, लेकिन अगर हम जो सांसारिक कार्य की बात करें, जैसे हम 2 जोड़े को मिला रहे हैं, शादी विवाह करा रहे हैं, इन कार्यों को के लिए मनाही है। परमात्मा के लिए जो भी कार्य आप कर रहे हैं, परमात्मा के निमित्त मात्र जो भी कार्य कर रहे हैं, उन सारे कार्यों में परमात्मा अगर सो रहा है तो जो संहार कारक है भगवान शंकर, उनके हाथों में पूरी वागडोर होती है उस समय की प्रदीप जी। इसलिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए इस चतुर्मास में विशेष रूप से भगवान शंकर की पूजा और रचना की जाती है, क्योंकि हमारे पालनहर्ता जो है वो निद्रा में है, विश्राम में है, और इस समय जो पूरा भार है वो भगवान शंकर के ऊपर है। इसलिए इस चतुर्मास में भगवान शंकर से संबंधित जितने भी पूजा अनुष्ठान तप है, सारे भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, ताकि जब तक पालनहार हमारे विश्राम में है तब तक शंकर जी हम लोगों की सबकी रक्षा करें, हमको आगे बढ़ाएं और आगे तक ले जाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आइए अब जानते हैं कृष्ण कुमार जी से। कृष्ण कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर जैसे कि आपकी जितनी भी जर्नी रही है, आपने मुझे बताया कि 2015 से आप इसी कार्य में लगे हुए हैं, तो आज के जो हमारे युवा हैं वो भी स्टार्टअप को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और खुद के स्टार्टअप्स भी शुरू कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँगी एक छोटी सी परिभाषा, तो आप कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आखिरकार स्टार्टअप क्या होता है, और इसे शुरू करने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना हो? स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं चाहिए, एक गोल चाहिए कि हमें करना क्या है। और आजकल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं जो स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट्स कर रहे हैं। जैसे पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मेरे को भी स्टार्टअप में PMEGP से लोन लेके मैंने अपनी यूनिट शुरू की, और वाइट कॉलर रहा मैं, टचवुड, ये बड़ी अच्छी बात रही कि मैंने टाइम पे EMI सारी पे करता गया, और इसके बाद सब्सिडी भी मुझे ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गई। तो मेरा गोल क्लियर था, मैंने गवर्नमेंट से फंडिंग कराई है, मेरा गोल मिशन क्लियर था कि मुझे जो है इसका रीपेमेंट करना और इसका उपयोग अपनी इंडस्ट्री में ही करना है, इसका यूज़ मुझे कहीं और नहीं करना। मैंने उस यूनिट में इसका इन्वेस्टमेंट किया, और धीरे धीरे मुझे ऊपर वाले की तरफ से ऑटोमेटिकली मेरा बिजनेस ग्रो करता गया। फंडिंग मुझे गवर्नमेंट से मिली, सोचा भी नहीं था इतना इजीली मुझे फंड मिलेगा। मुझे लगता था कि सरकार से लोन लेना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बीइंग स्टार्टअप गवर्नमेंट का बहुत मेजर सपोर्ट रहा। ये करते हुए स्टार्टअप करने के लिए आजकल बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट के पोर्टल पे अगर अपन सर्च करें तो बहुत सारे लिंक्स मिलते हैं, उनसे हम लोन लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, और अभी एक रिसेंटली एक और योजना शुरू हुई है, खुद सीखो और कमाओ। बिल्कुल, उसमें भी मैंने रजिस्टर करा है मेरी यूनिट को। मैं चाहता हूँ जो अनस्किल्ड हैं वो मेरे यहाँ आए, मेरे यहाँ से सीखें। उसकी डिमांड मैंने जनरेट की हुई है, मुझे किस टाइप के लड़के चाहिए। गवर्नमेंट मुझे 75% फंडिंग करेगी, 25% मुझे शेयर देना है। मेरे यहाँ से सीख के जाएं, और वो खुद, मैं चाहता हूँ कि वो अपना स्टार्टअप शुरू करें। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जैसे कि खुद सीखो और कमाओ योजना जैसे कि आ रही है, और इसमें आप खुद सीखते हैं और खुद ही जो है आपको पैसा कमाने का एक मौका मिलता है, आत्मनिर्भर बनने का एक मौका मिलता है। शास्त्री जी, अगर आपसे जानना चाहें तो इंक्यूबेशन सेंटर की क्या भूमिका रहती है, कुछ हमें बताएं। इंक्यूबेशन सेंटर की भूमिका, इंक्यूबेशन सेंटर में तो बेसिक नॉलेजेस मिलती है हमें, लेकिन टेक्निकल नॉलेज हमें सेटअप पे पर्सनली काम करिए मिलती है। तो इंक्यूबेशन ठीक है,
थ्योरेटिकली एक सपोर्ट करता है, बट एक प्रैक्टिकल खुद का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का तालमेल जरूरी है। जैसे कि हमारे बहुत सारे दर्शक अभी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उसमें महिलाएं हैं, युवा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। तो किन बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होगी उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए? अगर कोई घर से शुरुआत करना चाहता हो तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? घर से भी शुरू कर सकते हैं। बेसिक स्टार्टअप में एक उनको मोटो चाहिए कि हमें करना क्या है, वो शुरू करें। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जैसा कि मैंने बताया आपको। स्टार्टअप बहुत इजी है, आप अपने घर से रजिस्ट्रेशन करा के शुरू कर सकते हैं। 2 आदमी से शुरू करते करते 20 तक पहुंच सकते हैं। और ऑटोमेटिकली जब आदमी दिल से साफ होके काम करने की सोचता है तो उसका बिजनेस अपने आप बढ़ता है। तो ये स्टार्टअप MSME होते हुए धीरे धीरे बड़ा रूप, एक विकराल रूप ले सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक छोटे से रचनात्मक आइडिया की आवश्यकता है एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए। इसके बाद तो आप अकेले चलते जाएंगे और कारवां जुड़ता जाएगा। अगर आपके पास में कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जिसकी वजह से आप लोगों को सर्विस भी दे सकते हैं, साथ ही साथ आत्मनिर्भर बन सकते हैं, तो यही आपका स्टार्टअप हो सकता है। फिर चाहे वो अचार या पापड़ बनाने का काम शुरू करना हो या फिर कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाने की बात करना हो, तो आप धीरे धीरे अगर शुरू करेंगे, कदम दर कदम आप आगे बढ़ेंगे, तो आप जो है बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं भी आपके पास हैं, बहुत सारे ऐसे ऋण हैं जो आपको सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से दिए जाते हैं स्टार्टअप शुरू करने के लिए। उनका लाभ भी आप ले सकते हैं और अपना स्टार्टअप आरंभ कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा और यही बात शास्त्री जी ने हमें बताई कि धीरे धीरे वो भी बढ़ते गए और आज देखिए परिणाम आपके सामने है कि मध्य प्रदेश में उन्हें MSME अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें द्वितीय स्थान मिला है इस अवार्ड में, क्योंकि उन्होंने पिछले 2015 से ये काम कर रहे हैं वो, और उन्होंने मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे यूनिट्स बनाए, कई सारे यूनिट में ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। फिर चाहे वो सर्जिकल यूनिट्स हो, फिर चाहे वो बेड्स हो, न जाने ऐसे कितने सारे यूनिट्स उन्होंने बनाए। और इसके साथ साथ उनमें उन्होंने कुछ रचनात्मकता डाली, उन्हें कस्टमाइज किया, लोगों के मन मर्जी के मुताबिक उन्हें चेंज किया, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर पा रही थी। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, इससे बहुत सारा मोटिवेशन तो मिल ही रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को, हमारे युवा स्टार्टअप जो शुरू कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टअप करना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और किसी को अगर भविष्य में कोई गाइडेंस या जरूरत पड़ती है तो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आप प्रशिक्षण वगैरह भी मेरे कुछ MOU साइन है, जैसे BSS कॉलेज भोपाल हो गया, कॉर्पोरेट कॉलेज हुआ, इनसे मैंने वहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स कंडक्ट करी थी हमारी यूनिट में। तो बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट आया। मैंने ग्राउंड लेवल से उनको सारी चीज़ें बताई, जिसको काफ़ी अप्रिशिएट किया। और मैं चाहता हूँ उनमें से कुछ बच्चे ऐसे निकल के आए जिन्हें मैं कह सकूँ कि जिन्होंने हमसे कुछ गाइडेंस लेके, ट्रेनिंग लेके आज इस मुकाम पर बच्चे भी पहुँचे। बिल्कुल। आज देश के बच्चे ही देश के सुनहरे भविष्य को आगे लेके जाएंगे, और अगर वो आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा देश जो है वो भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्ण कुमार शास्त्री जी कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को स्टार्टअप से संबंधित और अपने जीवन से संबंधित इतने सारे किस्से बताए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कल 4 जुलाई से श्रावण माह की शुरुआत हो रही है, तो क्यों ना आपको बाबा महाकाल की नगरी ले चले और वहां पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के दर्शन कराए जाए। तो आइए कार्यक्रम में लिए चलते हैं आपको उज्जैन। पौराणिक मान्यता है कि उज्जैन मंगल ग्रह की जन्मभूमि है। ऐसा भी माना जाता है कि मंगलनाथ के ठीक शीर्ष के ऊपर ही आकाश में मंगल ग्रह स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित इस मंदिर को देश का नाभि स्थल भी कहा जाता है। ये महादेव 84 महादेव में 43वें महादेव हैं। मंगलेश्वर का भव्य मंदिर क्षिप्रा तट पर स्थित है। अंकपात के निकट क्षिप्रा तट के एक टीले पर मंगलनाथ का मंदिर है।
मंगल को भगवान शिव और पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। इसी कारण इस मंदिर में मंगल की उपासना शिव रूप में भी की जाती है। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह की उत्पत्ति यहीं से हुई है। संभवतः प्राचीन काल में मंगल ग्रह यहाँ से निकट से देखा जाता था। ज्योतिष अध्ययन के लिए भी ये स्थान उपयुक्त माना गया है। मान्यता ये भी है कि मंगल ग्रह की शांति के लिए इस संसार में मंगलनाथ मंदिर से बढ़कर कोई दूसरा स्थान नहीं है। देश में मंगल देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन में इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। मंगलनाथ मंदिर की जन्म कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में मिलता है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य ने भगवान शिव से वरदान पाया था कि उसके रक्त की बूंदों से नित नए दैत्य जन्म लेते रहे। दैत्यों के अत्याचार से त्रस्त जनता ने मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। दैत्यों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए शिव और दैत्य अंधकासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में धरती पर गिरी शिव जी के पसीने की बूंदों से धरती 2 भागों में बंट गई। इससे मंगल ग्रह की उत्पत्ति होने का उल्लेख मिलता है। शिव के आक्रमण से जख्मी दैत्य का रक्त इस नए ग्रह में समा जाने से भूमि लाल रंग की हो गई। दैत्य का विनाश करने के बाद शिव ने इस नए ग्रह को ब्रह्मांड में फेंक दिया। संसार भर से यहाँ लोग आते हैं, जिनके भूमि की कष्ट हो तो आते हैं, जिनको पुत्र नहीं होता तो यहाँ दर्शन करने आते हैं, जिनके विवाह में कष्ट होता है तो लोग यहाँ आते हैं और उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये जो स्थान है, ये स्थान जो है रमणीय स्थान है, मंगल स्थान है, आज से बहुत पहले भी। तो आज हमने आपको बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के दर्शन कराए। कार्यक्रम नमस्कार एमपी में दर्शकों हम उम्मीद करते हैं कि घर बैठे आपने महाकाल के दर्शन किए होंगे और अपनी इच्छा मनोकामना ईश्वर के सामने ज़रूर रखी होगी। और कल से वैसे भी सावन माह प्रारंभ हो रहा है, तो हम यही चाहेंगे, हम यही कामना करते हैं कि आप सभी की मनोकामनाएं भगवान महाकाल, भगवान भोलेनाथ पूरी करें। दर्शकों, जैसा कि हमने कार्यक्रम में आपको बताया था कि कार्यक्रम कई सारे रंगों से सजा होता है, तो आइए अब कार्यक्रम के दूसरे भाग में आपको बताते हैं। आज हमारे विषय विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम साथ ही साथ कौन सा दिवस कार्यक्रम में मनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आज 3 जुलाई का दिन है और 3 जुलाई का दिन अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हम राष्ट्रीय वन महोत्सव सप्ताह भी मना रहे हैं, यानी कि पेड़ और पर्यावरण ये हमारे लिए बेहद आवश्यक है। इन्हीं से जुड़ी हुई बातचीत करने के लिए और इन दोनों खास दिवसों को इस कार्यक्रम में मनाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। आप प्रोफेसर हैं IIFM भोपाल में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि मैंने कहा कि हम 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मना रहे हैं। जी जी। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि वन महोत्सव का क्या महत्व है और उसे 1 सप्ताह तक क्यों मनाया जाता है? दरअसल जैसा कि कहा गया है, इसका नाम ही है वनों का महोत्सव जी। और वर्ष 1947 में जब MS रंधावा साहब ने इसको पहली बार सेलिब्रेट किया था 20 से 27 जुलाई 1947 को, और दिल्ली में किया था उस समय प्रारंभिक तौर पर, तो ये उन्होंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि इसकी आवश्यकता राष्ट्रीय स्तर पर इतनी अधिक महसूस की जाने लगेगी। और इनिशियली उनका जो कंसेप्ट था वो उन्होंने भारतवर्ष में, चूंकि वो वेस्टर्न कंट्री से एजुकेटेड थे, उन्होंने शिक्षा दीक्षा वहाँ से प्राप्त की थी, और उसको देखते हुए उन्होंने भारत में भी वैसे प्रयोग किए जाने की आवश्यकता पर महसूस जोर दिया। और ये देखा कि आने वाले समय में जिस तरीके से जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है या लोगों की निर्भरता वनों के ऊपर बढ़ती जा रही है विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए, तो कहीं ना कहीं जो है पेड़
वृक्षों और विभिन्न प्रकार के फल संबंधी जो वृक्ष हैं उनकी आवश्यकता बढ़ेगी। और इस प्रकार से एक महोत्सव की प्रारंभिक शुरुआत 1947 में हुई और तब से लेकर के लगातार अलग अलग स्तरों पर विभिन्न प्रकार के राज्यों में, विभिन्न राज्यों में और विभिन्न स्थानों पर जो है इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। और इनिशियली जो है ये, जैसा मैंने बताया था, 1947 में 20 से 27 जुलाई को मनाया गया था, लेकिन बाद में 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच में पूरे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। और इस दौरान विभिन्न प्रकार के जो हमारे सेगमेंट हैं जनसंख्या के अलग अलग स्तर पर, चाहे वो शासकीय संस्थान हो या प्राइवेट संस्थान हो या स्कूलों में या कॉलेजों में, हर जगह जो है प्रयास ये किया जाता है कि वृक्षारोपण जो है किए जाएं और अधिक से अधिक पौधों को लगाया जाए और हरियाली का जो स्तर है उसको बढ़ाया जा सके। जी, तो बहुत ये महोत्सव जो है एक फेस्टिवल है एक तरीके का। जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जैसे जब कोई त्यौहार हमारे समीप आता है, करीब आता है, तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है और हम तरह तरह की तैयारियां करते हैं। वैसे ही प्रकृति ने भी वर्षा ऋतु के आगमन पर न जाने कितने सुंदर सुंदर उपहार हमें दिए हैं। नीला आसमान, बरसता हुआ पानी, बहती हुई नदियाँ। तो क्यों ना हम इसे वृक्ष लगाकर और भी ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करें, इसे मनाएं। और इसीलिए वर्षा ऋतु के प्रारंभ में 1 से 7 जुलाई के बीच में हम राष्ट्रीय वन महोत्सव मनाते हैं। इस समय वर्षा ऋतु के आगमन के साथ साथ धरती माता भी नए नए वृक्षों और बीजों का इंतजार करती है और हमारी प्रकृति सुंदर हरे रंग की चादर ओढ़ लेती है। और इसी प्रकार हम ये वन महोत्सव मनाते हैं। इस वन महोत्सव को मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य प्रकृति और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। तो आइए उनसे जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वृक्षारोपण की, आपने बताया कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के पेड़ लगाए जाते हैं। तो कौन से ऐसे वृक्ष हैं, अगर मैं कुछ वृक्षों का या कुछ पेड़ों का या कुछ स्पीशीज का नाम जानना चाहूँ जिन्हें आसानी से लगाया जा सके और उनकी उपलब्धता भी हो, तो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जहाँ तक वृक्षों के लगाने की बात है तो कोई ऐसा स्पेसिफाइड चार्टर्ड नहीं है कि जिससे हम ये निर्धारित कर सकें कि केवल इन्हीं वृक्षों को लगाना है। लेकिन किसी भी स्पीशीज के वृक्ष यदि संभव हो सके तो अगर वो फलदार वृक्ष हो तो अति उत्तम है। लेकिन बावजूद इसके तमाम ऐसे वृक्ष हैं जो कि फलदार न होने के बावजूद भी हमारे प्रकृति में विभिन्न प्रकार की उपयोगिता स्थापित किए हुए हैं, तो उनके लिए भी इस वन महोत्सव में समान रूप से स्थान है। इसमें हम बहुत विविध प्रकार के वृक्षों को स्थान दे सकते हैं। बिल्कुल। मनोज जी, आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ में। श्री अशोक जी जुड़े हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। अशोक जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। अपना प्रश्न करें। मैं जबलपुर से अशोक बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि इतना प्लास्टिक से बर्बादी हो रही है, बहुत खराब खाना चल रहा है प्लास्टिक के कारण, तो प्लास्टिक को समाप्त करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाना चाहिए जिससे कि प्लास्टिक समाप्त हो जाए, वातावरण अच्छा रहे? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया। जी, मैं चाहूंगी कि मनोज जी आप ही जवाब दें। दरअसल प्लास्टिक की जो समस्या आज के समय में देखी जा रही है वो प्रकृति की उत्पन्न की हुई समस्या नहीं है, मूलतः ये मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की हुई समस्या है जी। प्रारंभ में 1907 में जब इसका पेटेंट किया गया था, इसकी खोज की गई थी, तो बेल्जियम के जो केमिस्ट थे मिस्टर लियो विकीलाइन, उन्होंने इसको पेटेंट कराया था 1907 में जी। और उनके जो राइवल थे उस समय के तत्कालीन जो है, उनसे जस्ट एक दिन पहले उन्होंने पेटेंट करा के इस अनूठी चीज के ऊपर अपना एकाधिकार स्थापित किया और बाद में इसको उन्होंने इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए शुरुआती दौर में खोला। और धीरे धीरे इसका जब विस्तार होने लगा तो ये आम जनता तक पहुंचने लगा। और इनिशियली जैसा कि हम देख रहे हैं औद्योगिक उपयोग में इसको जो है कंटेनर के रूप में या ड्रम्स के रूप में या बॉटल्स के रूप में या बड़े बॉटल्स के रूप में जो है इसको एज ए पैकिंग मटेरियल यूज किया जाता था। आज भी इसको पैकिंग मटेरियल के रूप में ही यूज किया जाता है। लेकिन ये होलसेल से लेकर के कब इंडिविजुअल कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा, इसकी यात्रा जो है अपने आप में ये बड़ी रोचक है। और धीरे धीरे इसने जो है मानव समाज के जीवन में इतना ऐसा स्थान ग्रहण कर लिया है कि उसको अलग करना जो है काफ़ी कठिनाई से, मतलब उसको जो है लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि इनिशियली जैसे कैरी बैग वगैरह की आदत लोगों को पड़ गई है या बाजार में जो है बॉटल्ड वाटर की जो आदत पड़ गई है, तो इसकी वजह से लोग बाग इन प्लास्टिक को जो है डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे हैं।
और कहीं ना कहीं इसकी स्वीकृति और इसकी अस्वीकृति दोनों ही चीज मनुष्य के ऊपर निर्भर करती है। दोनों ही की शुरुआत जो है और इसका जो समापन है वो मनुष्य को ही करना है। तो मेरे ख्याल से मनुष्य रचयिता भी है और विध्वंसकारी भी है, दोनों ही है। तो हमें इस दोनों के बीच में जो है अपना एक रास्ता तय करना है, एक मध्य मार्ग चुनना है, जिससे कि हम ये समझ सकें कि मानवता की भलाई के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किस रूप में, कहां तक और कितना उपयोगी होगा और उसको उस हिसाब से हम इस्तेमाल में लाएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इसका विकल्प हमें इस्तेमाल करना है, यानी कि प्लास्टिक बैग्स को इस्तेमाल नहीं करना है। उनके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे कि पेपर बैग हुए या फिर कपड़े की थैलियां हुई, उन्हें हमें इस्तेमाल करना है और अपने पर्यावरण को बचाना भी है। दर्शकों, कार्यक्रम नमस्कार एमपी आप देख रहे हैं। आइए अब कुछ और बातें जानते हैं पंडित आशीष कुमार चतुर्वेदी से। आशीष जी, जैसे कि आपने बताया कि चतुर्मास प्रारंभ हो गया है, तो कुछ लोग चतुर्मास के व्रत भी करते हैं, तो अब व्रत का समापन कैसे करें, इसके विषय में कुछ हमें बताएं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये चतुर्मास है, चतुर्मास के अंदर ही श्रावण का महीना आया है जी। और श्रावण के महीने में सुंदर जो भी भगवान शंकर की पूजा अर्चना करता है, भगवान शंकर उसको मनचाहा वरदान भी देते हैं। और विशेष रूप से इस बार का जो सावन है वो एक महीना अलग से लेकर के आया, जिसको हम चतुर्मास के रूप में जानते हैं। अभी तक तो ऐसा होता था कि श्रावण के महीने में 4 सोमवार आते थे जी। लेकिन अब जो इस बार का श्रावण आया, इसमें एक महीना और जुड़ गया है भगवान का, तो इसमें 4 सोमवार और जुड़ गए। कहने का मतलब ये कि 8 सोमवारों से भरा हुआ ये श्रावण का महीना इस बार आने वाला है। जी। और इस महीने में जिसको जो भी, जैसे एक बहन को अगर सुंदर वर की जरूरत है तो भगवान शंकर की पूजा अर्चना करें जी। अगर हमको अपने सुख समृद्धि की बढ़ोतरी करवानी है, भगवान शंकर की पूजा अर्चना करें। ये सारी चीजें जो भी बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, उन वेदों के माध्यम से उस नियम के तहत यदि हम इन सोमवार का व्रत करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, परमात्मा के नामों का जप करते हैं, तो निश्चित ही मैम मनचाहा वरदान मिलता है, मनचाहा फल मिलता है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अधिक मास जो है हमें मिला हुआ है इस बार के सावन माह में, और आप अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान शिव शंकर की आराधना करें। ज़रूर आपको अपना मनचाहा वर भी मिलेगा और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। अगर मैं जानना चाहूँ पंडित जी आपसे कि अमरनाथ, भगवान अमरनाथ, बाबा अमरनाथ की यात्रा या बाबा अमरनाथ के विषय में कुछ बताएं तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम बात करते हैं, भगवान शंकर का ये महीना चल रहा है जी। और इस महीने में भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। अब अगर हम बात करें भगवान शंकर के, तो जो विशेष 12 रूप बताए गए हैं जिसको हम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, अगर इन ज्योतिर्लिंगों में से अगर हम ज्यादा से ज्यादा ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर सकें, उनके चरणों में जाकर के अपना माथा टेक सकें, तो बताया जाता है कि जो अमरनाथ है, अमरनाथ भगवान का एक स्वरूप है और उस स्वरूप का अगर दर्शन करते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि समस्त ज्योतिर्लिंगों की अपेक्षा 10 गुना फलदायी अमरनाथ की यात्रा होती है, उनके चरणों में जाके वंदना होती है। और अगर हम अमरनाथ की ओर जाते हैं तो कहा जाता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन अगर ज्योतिर्लिंगों का हमने दर्शन नहीं किया है और अगर अमरनाथ का दर्शन कर लिया है तो उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसा मान्यताएं हमारे शास्त्रों में बताई है मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। भगवान के, ईश्वर के दर्शन से ही, दर्शन मात्र से ही हमें बहुत सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। और जब हम फलों की बात कर रहे हैं तो फलदार वृक्षों की बात क्यों ना करें। जैसे कि हम कॉलर हमारे जिन्होंने हमसे संपर्क किया था, उनके पहले ही हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे कि ऐसे कौन से वृक्ष हैं जिन्हें लगाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से वृक्ष हैं जिनमें कुछ फलदार हों और जो कुछ बिना फलों के हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। मध्य भारत के रेफरेंस में यदि आप देखें, सेंट्रल इंडियन जो जोन है उसमें अगर देखें तो हम ड्राई डेसिडुअस मॉइस्ट एरिया में यहाँ पर हैं। और हमारा जो टोटल जो टेरेस्टेरियल सिस्टम है वो जो है रेनफेड बेस्ड है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम ऐसी प्रजातियों का चयन करें जिसमें कम पानी से अधिक मतलब वृक्ष हमारे स्थापित हो सकें। और फलदार वृक्षों में सामान्यतः जो है अमरूद या बिही कह सकते हैं, आम कह सकते हैं, बेर कह सकते हैं, सीताफल कह सकते हैं। ये जो है प्रमुखता से, मतलब इवन संतरा जो ऑरेंजेस हैं उसको भी लगा सकते हैं।
तो इसमें जो है हमको न केवल ग्रीन हमारा जो कवर है उसमें बढ़ोतरी होती है, साथ ही साथ फलों की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि मनुष्य कहीं ना कहीं जो है रिटर्न्स में जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो यदि इस प्रकार से हम वन महोत्सव के दौरान फलदार वृक्षों को भी इस्तेमाल अगर लगाते हैं या उनका प्लांटेशन करते हैं, तो आने वाले 3 से 5 सालों में जो है उनको जो भी फल की प्राप्ति होगी उससे वो न केवल अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक जो है पुण्य का भी काम, जैसा कि सावन का महीना चल रहा है तो पुण्य का काम भी जो है होता है जो है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसे कि दर्शकों आप सभी जानते हैं, एक जिला एक उत्पाद एक बहुत अच्छी योजना भी हमारे मध्य प्रदेश में चल रही है, जिसमें अगर हम देखा जाए तो भोपाल के अमरूद नंबर 1 पर हैं। इसके साथ ही बुरहानपुर के केलों की बात हम कर सकते हैं, टीकमगढ़ से अदरक जैसी फसलें आ रही हैं। तो इस प्रकार से समुचित मध्य प्रदेश जो है आम है, समुचित प्रकार से सामने आ रहे हैं कि आप अगर फलदार वृक्ष लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए और आपके प्रदेश के लिए बहुत ही लाभकारी भी है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जा रहा है, जो कि वेस्ट यूरोप के द्वारा शुरू किया गया था सन 2009 में। और ये वैश्विक पहल इसीलिए की गई थी जिससे आप प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल करना लगभग खत्म सा कर दें। और इसके कई सारे विकल्प आपके सामने हैं, जैसे कि आप पेपर बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में बनाए हुए थैले इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजार में जूट के थैले भी मिलते हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे का अगर हम रीजन जानना चाहें तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब इस सवाल का जवाब दें कि आखिरकार हम प्लास्टिक को क्यों इस्तेमाल ना करें। दरअसल प्लास्टिक अभिशाप नहीं है, एक वरदान है। टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है या उसके जो रिजल्ट सामने आए हैं, लेकिन मनुष्य की जो ग्रीडीनेस है, कहीं ना कहीं उसका जो लालचीपन है, उसने बहुत सारा नुकसान भी पहुंचाया है जी। शुरुआती दौर में इस टेक्नोलॉजी को भलाई के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब ग्रीडीनेस बढ़ती गई, लालचपन बढ़ता गया, तो उसको जो है डाइल्यूट करके इंडिविजुअल लेवल तक ले आया गया और ऐसी प्लास्टिक की चीज़ों को डेवलप किया गया जिससे कि कॉमन मैन जो है उसको यूज़ कर सके, उसका अभ्यस्त हो सके। उसमें से सबसे पहला जो एक आइटम जो हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते थे वो है कैरी बैग के रूप में। बिल्कुल। मेरे ख्याल से शायद हम में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, यद्यपि धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन आज से कुछ समय पहले तक शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो कि बाजार सब्जी लेने अगर जाता था या फल लेने जाता था तो घर से जो है कॉटन या जूट का बैग लेके जाता था। वो लोग बाग वहाँ जा करके और सीधा अपना प्लास्टिक के कैरी बैग में पैक करवा करके और लेके आसानी से चले आते थे। तो हैंडीनेस और इसकी जो चीपनेस है, मतलब ड्यूरेबिलिटी भी कह सकते हैं जी। तो इतनी ज्यादा थी, इतनी अच्छी थी कि लोगों ने इसको जो है आत्मसात कर लिया और इसको अपना इनबिल्ट पार्ट बना लिया अपनी लाइफ स्टाइल का, जो कि उचित नहीं था। और लेकिन समयानुसार धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं, कैरी बैग के रूप में है या वाटर बॉटल के रूप में है, इनमें मूलतः जो है माइक्रोप्लास्टिक के डेवलप होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और माइक्रोप्लास्टिक बेसिकली इस टाइप के प्लास्टिक्स हैं जो कि जिनकी जो थिकनेस है वो लगभग 5 माइक्रोन से कम की होती है और ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं, मिट्टी में आसानी से मिल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो है वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ जो है पानी जैसे मिलता है तो ओशियन या वाटर बॉडीज जो हमारी हैं या रिवर्स हैं उनमें जा रहे हैं, उन्हीं पानी को हमारे वाइल्ड लाइफ या दूसरे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको यूज करते हैं। इवन पॉन्ड्स में जो है जैसे वर्षा के जल के साथ मिलकर के जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है ये जो माइक्रोप्लास्टिक है इसमें बहुत सारी समस्याएं, जिसमें इवन कैंसर तक की समस्याएं जो है ऐसे कारण समझ में आ रहे हैं। इवन लीवर का और किडनी का जो है डैमेज होना, ये सब इत्यादि जो समस्याएं हैं सामने आ रही हैं। तो शासन ने फिर इस पर निर्णय लिया और ये कहा कि नहीं, इसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ निषेधात्मक प्रयास किए जाना चाहिए। और वर्ष 2016 में सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसके ऊपर बैन करने का एक रूल्स बनाया, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है उसके तहत धारा 5 के तहत एक बनाया गया नियम है। और ये कहा गया कि 75 माइक्रोन से जो कम की या 70 माइक्रोन से कम की जो प्लास्टिक बैग्स हैं या मटेरियल्स हैं उनको हम जो है प्रतिबंधित करते हैं। लेकिन वर्ष 2022 में अभी हमारे जो तत्कालीन माननीय कैबिनेट मंत्री श्री
भूपेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने एक नया उसमें संशोधन किया है और उसका स्तर जो है थोड़ा सा और अपग्रेड किया है। तमाम ऐसी चीज़ें जो कि हमारे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा थी, जैसे कई बार आप बहुत सारे प्लास्टिक के कप्स या प्लास्टिक के यूटेंसिल्स यूज करते थे, जो है इवन फॉर्क या चम्मच वगैरह, स्पून्स वगैरह यूज करते थे, तो इनके लिए भी एक नए दिशा निर्देश उसमें संशोधन करके जारी किए गए हैं। और ये कहा गया है कि 120 माइक्रोन या उससे कम के जो भी प्लास्टिक निर्मित सामान होंगे उनका इस्तेमाल जो है प्रतिबंधित किया गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं भी हमारे दर्शकों से यही अपील करना चाहूंगी कि कम घनत्व वाली प्लास्टिक का इस्तेमाल करें अगर आप कर रहे हैं, वरना से नो टू प्लास्टिक बैग्स। आप ना कहें प्लास्टिक बैग्स को, और इसकी शुरुआत आप घर से करें, क्योंकि अगर बच्चे भी यही सीखेंगे तो आने वाले भविष्य में ये और भी बड़ी मुसीबत हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। क्योंकि एक साधारण से प्लास्टिक बैग की जो आयु होती है, जो एज होती है, वो 500 से 800 वर्ष नापी गई है। इसीलिए कोशिश करें कि प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ना करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह का, जो आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस खास दिवस पर हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए अब हम बातचीत करेंगे आशीष कुमार चतुर्वेदी जी से, क्योंकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज बात कर रहे हैं। जैसे कि पंडित जी आज गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं और हमारे मेहमान जो हमारे साथ थे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, उन्होंने भी कहा कि व्यक्ति जो है लालची होने की प्रवृत्ति अपने जीवन में रखता है, बहुत ग्रीडी हो रहा है। इस चक्कर में वो अपने एनवायरनमेंट को भी नहीं देख रहा है, अपने पर्यावरण को भी उसका जो है उत्खनन करते जा रहा है। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि परमार्थी कैसे बना जाए, क्योंकि ये चतुर्मास का बहुत ही पावन महीना चल रहा है, इसमें बहुत सारी पूजा अर्चनाएं हो रही हैं, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि परमार्थी का मतलब क्या होता है जी। सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे, परमार्थ का मतलब ये होता है कि अगर हमारे लिए कोई भी चीज़ है और हम उससे परिपूर्ण हो चुके हैं तो हम दूसरे तक भी वो चीज़ पहुंचाएं, इसका मतलब होता है परमार्थ। अब बात ये आती है कि हम परमार्थी कैसे बने, तो हमारे शास्त्रों में बताया कि परमार्थी बनने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपने मन को तरासें, अपने मन के बारे में जानें कि आपका मन किधर जा रहा है, आपका मन किस कैटेगरी का है, आपका स्वभाव कहाँ जा रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। यही सारी सोच और यही सारे हमारे स्वभाव जो हमारे परमार्थ के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, उत्तरदायी हैं, तो इनको हमें देखना है। और इसको देखने के लिए सबसे पहला है कि हम अपने नियमों को, हम अपने जो ये शरीर है उस शरीर और विचारों को एक नियमों के साथ बांधें और नियमों के साथ बांध करके और फिर आगे की ओर ले चलें। वो नियम कौन कौन से हैं? सुबह उठने से लेकर के और शाम रात्रि में बिस्तर में जाने से पहले तक हम क्या क्या कर रहे हैं उसका सारा का पूरा कैलकुलेशन होना चाहिए। और सैया में जाने से पहले, बिस्तर में जाने से पहले, सोने से पहले एक बार हमको उसको देखना चाहिए कि हमने दिन भर में क्या क्या किया है। ये सारा चीज़ जब आप पर डे करते जाएंगे, डे बाय डे करते जाएंगे, तो आपको आप अपने मन को जानने के लिए, समझने के लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता मिलेगा। और जिस रास्ते के माध्यम से आप उस अध्यात्म के रास्ते से कंपैरिजन कर पाएंगे और कंपैरिजन करने के बाद ये आपको पता चल पाएगा कि हम संसार में कितना विलीन है, हम अध्यात्म में कितना विलीन है। और कहा भी जाता है कि अगर हम संतुलित होकर के जीवन जीना चाहते हैं तो हमें सांसारिकता और जो हमारा आध्यात्मिकता है दोनों का समावेश करना पड़ता है। और जब हम दोनों को समावेश करते हैं मैम, तो हमारे जीवन में संतुलन आने लगता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और संतुलित जीवन हमारे लिए बेहद आवश्यक है। इस तनावपूर्ण जिंदगी में अगर आप संतुलित रहते हैं, अपने मस्तिष्क को संतुलित रखते हैं, तो आपका जीवन सुखमय बीतेगा। और इसी की बात के साथ कार्यक्रम में जाते जाते चंद पंक्तियां आपके सामने कहना चाहेंगे, क्योंकि आज हम गुरु पूर्णिमा के साथ साथ वृक्षारोपण पर भी बात कर रहे हैं। तो आपको मैं कहना चाहूंगी, पेड़ लगाओ आया सावन, हर विरवा तुलसी सा पावन, वृक्षों में बसते भगवान, अगर सके मानव पहचान, जंगल जंगल करे पुकार, हमको दो पर्वत का प्यार, पेड़ लगाना पुण्य महान, काशी काबा तीर्थ समान। तो आप भी गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पर एक पेड़ जरूर लगाएं और अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी जो है हरियाली लेकर आए। इसी बात के साथ मुझे यानी श्वेता को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम नमस्कार एमपी से आपको फिर मिलेंगे किसी और अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।
ट्रेलर में सोनम कपूर डिटेक्टिव किरदार में नजर आ रहे